हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग। मैंने आपको कल सीटेट का हिंदी का पेपर करवाया था। दिसंबर 2024 का पेपर था। पेपर 2 लैंग्वेज 1 हिंदी का था। तो उसमें 5 क्वेश्चन जो है आपके बच गए थे, तो वो मैं आज कराऊंगी आपको। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपना सपोर्ट बनाए रखिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, ठीक है। और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाती हूँ। और जो है ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पूरा देखिए, क्वेश्चन को स्किप मत करिए। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक हैं, ठीक है। तो चलिए, समय को बिना बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। देखिए, जब मैं पेपर देने गई थी ना सीटेट का, तो मैंने भी एक आध क्वेश्चन में यही गलती की थी, ठीक है। तो निगेटिव में मैंने जो है, जैसे नहीं है तो मैंने उसको अंडरलाइन नहीं किया, तो उससे क्या हुआ कि मेरा एक आध दो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। तो इसमें जो है, इसलिए जो है, वैसे तो अच्छे मार्क्स आए थे, 100+ ही था, लेकिन एक आध क्वेश्चन जो है वो फालतू में मिस हो गया था। तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि जो मैंने गलती की वो आप मत करिएगा। अच्छे से जो है उसको सर्कल कर लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो इसमें आपको निगेटिव क्वेश्चन है तो निगेटिव आपको ढूंढना है, क्या ऑप्शन भी ढूंढना है। तो देखिए, NEP 2020 जो है ये आपका पहली बार आया था 1968 में, ठीक है। 1964 में आपका कोठारी कमीशन आया था, 1964 में। और NEP 2020 फर्स्ट टाइम आपका 1968 में आई, सेकंड टाइम आपका जो है 1986 में आया, और थर्ड टाइम अभी आपका 2020 NEP 2020 आया है, ठीक है। 1986 में जो आया था, इसी का जो है रिवाइज्ड वर्जन है ये 2020, ठीक है। और इसको जो है लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक इसको जो है लागू कर दिया जाएगा भारत में, ठीक है। तो NEP 2020 जो है वो आपका स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1968 की नीति और 1986 की दूसरी नीति के बाद ये तीसरी नीति है ये, ठीक है। और इसमें कह रहे हैं, ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं कि फर्स्ट में कि फ्रेंच को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशंसित किया गया है। माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन। फोर्थ कह रहे हैं कि विदेशी भाषा को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन की जा रही 3 भाषाओं में शामिल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये 3 भाषाओं में शामिल नहीं है। इसमें जो है आपका ये, जब आप देखेंगे कि थर्ड ऑप्शन देखेंगे, त्रिभाषा सूत्र, जहाँ पर आपका ये त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत कह रहा है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन। अब ये त्रिभाषा सूत्र क्या है? त्रिभाषा सूत्र जो है ये आपका 1964 और 66, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र 1964 और 66 में जो है दिया गया था, कोठारी कमीशन के द्वारा दिया गया था। त्रिभाषा सूत्र ये आपका कहाँ से दिया गया था? त्रिभाषा सूत्र जो है ये आपका कोठारी कमीशन द्वारा दिया गया था। कोठारी कमीशन कब दिया गया था? 1964 और 66 में। और इसको लागू कब किया गया? 1968 NPE द्वारा लागू किया गया, ठीक है। 1968 NPE द्वारा लागू किया गया था। ये जो NEP 2020 है, इसको जो है पहले NPE कहा जाता था, ठीक है। तो इसमें है क्या? त्रिभाषा सूत्र का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या था कि बच्चों में
बहुभाषिकता का विकास हो जाए। ठीक, राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा दिया जाए, बहुभाषिकता का विकास हो। और जो हिंदी है, हिंदी का स्थान जो है राजभाषा के रूप में हुआ था। इसी में त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत हिंदी को जो है राजभाषा माना गया था। ठीक, त्रिभाषा सूत्र में आता क्या है, तो त्रिभाषा सूत्र में जो पहली भाषा है, 3 भाषाएं, जैसे कि त्रिभाषा नाम है इसका, तो जो पहली भाषा है वो आपका मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। त्रिभाषा सूत्र में जो पहली भाषा थी वो आपका मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। और दूसरे में क्या होगा, दूसरे में हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषा। हिंदी भाषी राज्य में आपका आधुनिक भारतीय भाषा होगी। आधुनिक भारतीय समझ लीजिएगा भाषा। ठीक है, हिंदी भाषी राज्यों में क्या होगा, आधुनिक भारतीय भाषा होगी। और जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, ठीक है, हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषा या फिर इंग्लिश, अंग्रेजी भी हो सकती है, इसमें अंग्रेजी होगी। और जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं उसमें हिंदी या अंग्रेजी। ठीक है, और थर्ड में आपका जो तीसरी भाषा है उसमें जो है हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या फिर कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। ये त्रिभाषा सूत्र का नियम था। मतलब जैसे कि त्रिभाषा में आपका 2 हो गया, एक हो गया हिंदी राज्य, एक आपका हो गया, पहला हो गया हिंदी राज्य और दूसरा हो गया आपका अन्य कोई भी राज्य। ठीक, अन्य राज्य। तो इसमें पहली लैंग्वेज, हिंदी राज्य में पहली लैंग्वेज क्या होगी, आपकी मातृभाषा होगी या फिर क्षेत्रीय भाषा होगी। और अन्य राज्य में क्या होगी, अन्य कोई भी राज्य आप मान लीजिए, अन्य राज्य में भी पहली भाषा मातृभाषा होगी और दूसरी भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। ठीक है, अंग्रेजी होगी। और इसमें भी आपका जो है दूसरी भाषा, ये पहली भाषा हो गई, दूसरी भी इसमें अंग्रेजी होगी इसमें भी। और तीसरी में जो है आपका इसमें संस्कृत मान लीजिए। और यहाँ पर जो है अन्य राज्य में तीसरे में जहाँ की भाषा होगी, मतलब जैसे कि आपका केरल की भाषा हो गई तो केरल की भाषा या फिर कोई और भाषा। ठीक, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बता दिया। तो इसमें जो है आपका त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन। ठीक, तो ये जो है आपका राइट नहीं होगा, ये निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका निगेटिव में आ जाएगा, विदेशी भाषाओं का अध्ययन। तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानना से संबंधित है। अब भाषा के बारे में जानने से क्या संबंधित हो सकता है, आपका युक्तिपरक दक्षता या फिर आपका घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान। देखिए कल भी आपको मैंने जो क्वेश्चन पढ़ाया था, कल या परसों, उसमें एक क्वेश्चन आया था घोषणात्मक ज्ञान का। फिर आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान और व्याकरणपरक ज्ञान। तो इसमें देखिए भाषा के बारे में जानना, भाषा के बारे में आप कोई खोज कर रहे हो, तथ्य, तो भाषा के बारे में तथ्यों के हिसाब से आप जानोगे। ठीक, उसके इतिहास के बारे में जानोगे, ये भाषा कहाँ शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कहाँ जा रही है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका घोषणात्मक ज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, युक्तिपरक दक्षता मतलब अपनी युक्ति से प्रयोग कर रहे हो कोई चीज़। प्रक्रियात्मक ज्ञान, अब घोषणात्मक ज्ञान का मतलब क्या हो जाए कि कोई भी चीज़ तथ्य पर आधारित हो,
अब जैसे कि आप कोई क्वेश्चन याद कर रहे हो, ठीक, तो उसका एक आंसर है, तो आपने वो फैक्ट याद कर लिया कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, तो वो आपका तथ्यात्मक हो गया। ठीक, ये जो है आपके जीवन से जुड़कर कार्य नहीं करता घोषणात्मक ज्ञान जो होता है। ठीक, और जो प्रक्रियात्मक ज्ञान होती है, ये जो प्रक्रियात्मक ज्ञान है, ये इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई प्रक्रिया चल रही है, हिंदी में ही देखिए प्रक्रियात्मक ज्ञान है, तो कोई प्रक्रिया चल रही है, तो उसी से आप मतलब अनुमान लगा लीजिए कि कोई प्रक्रिया करना। जैसे हम खाना बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, तो दाल कैसे बनती है, दाल में पहले कुकर में पहले पानी डालते हैं, फिर उसमें दाल डालते हैं, फिर नमक हल्दी डालते हैं, फिर उसको रखते हैं, फिर वो पक जाती है। ठीक, ये पूरा का पूरा विधिवत जो है हो जाएगा, तो ये आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। इसको जो है आपको कार्य विधिक ज्ञान भी कहते हैं। ठीक, प्रक्रियात्मक ज्ञान को कार्य विधिक ज्ञान भी कहते हैं। ठीक, कोई चीज़ हम कैसे यूज़ करते हैं उसको, उसकी जो प्रक्रिया होती है वही आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान होती है, और जो घोषणात्मक ज्ञान होता है वो तथ्यों पर आधारित होता है। ठीक, यह एक सीमित अभ्यास के रूप में होता है। तो ये आपका हो गया। और व्याकरण परक ज्ञान, तो इसमें व्याकरण से संबंधित चीज़ें हो, व्याकरण परक, तो इसलिए आपका राइट आंसर इसमें घोषणात्मक ज्ञान, क्योंकि भाषा के बारे में जानना है। भाषा के बारे में आप जानेंगे तो उसमें तथ्यों को इकट्ठा करेंगे, उसको पढ़ेंगे समझेंगे, तब आप जो है इसको जानेंगे, तो ये तथ्यात्मक है, तो इसलिए इसमें घोषणात्मक ज्ञान हो जाएगा। कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार करती है। रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए। क्या यह एक अच्छा कार्य नहीं है? अपने उत्तर और उत्तर के कारण का चयन करें। ऑप्शन देखेंगे, कह रहा है कि यह एक अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि इसमें संदर्भ की कमी है, क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और उसकी स्थितियों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि शिक्षार्थियों ने भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा, इसलिए उनके पास बोलने के लिए सामग्री है। यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि यह शिक्षार्थी को कुछ बोलने के लिए तैयार करता है। यह रेगिस्तान है। यह अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि कुछ शिक्षार्थी रेगिस्तान के बारे में नहीं जानते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि वो कक्षा 6 की अध्यापिका है। ठीक, 6 के बच्चों को पढ़ाती है, तो इसमें कह रही गतिविधि के लिए उन्होंने कार्य तैयार करती है वो, जिसमें वो खाली इतना कहती है कि रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य आप बोलिए। तो अब उसने इसके बारे में और कुछ कहा ही नहीं, क्या यह एक अच्छा कार्य नहीं है, तो इसने इतना ही कहा। अब देखो, कह रहा है कि यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि शिक्षार्थी ने भूगोल की किताब रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा, इसलिए उसके पास बोलने की सामग्री। तो बच्चों को इतना ध्यान नहीं होगा ना कि जो है उनको इतना सब कुछ याद होगा कि वो बता पाएंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। शिक्षार्थी को कुछ बोलने के लिए तैयार करता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यह एक अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि इसमें संदर्भ की कमी। उसने कुछ दिया ही नहीं, खाली क्वेश्चन ही पूछ लिया। अगर आप उसको कुछ बताओगे, पहले समझाओगे, तो हाँ वो पिछले ज्ञान से भी जोड़कर उसको मतलब करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब इसमें तो कुछ बताया ही नहीं, पूर्व ज्ञान ही नहीं है इसमें संदर्भ की कमी है क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और स्थितियों के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो इसलिए इसमें आपका राइट आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, भाषा की बोली के बारे में सही है। भाषा की बोली के बारे में यहाँ पर बता तो रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इसमें आपका ऑल सही है, मतलब पूरा सही है, सारे सबको मार्क्स दिया गया है। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है। कभी कभी विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलते हैं। सही बात है, विभिन्न सामाजिक समूह में एक ही भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कहता है कि भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। सही बात है, आप थोड़ी दूर जाओगे दूसरे किसी क्षेत्र में, वहाँ की बोली अलग हो जाएगी।
ठीक, एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले दूसरी बोली बोलने वाले की बात समझ पाते हैं। एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले समझ भी लेते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा में है तो हिंदी की कई भाषाएं हो गई, कई भाषाएं मीन्स जैसे कि आपकी खड़ी बोली हो गई। ठीक, कई खड़ी बोली जो है ये हिंदी भाषा का एक रूप है। हिंदी भाषा में जो आ गई आपकी खड़ी बोली। अब खड़ी बोली में जो है जो ब्रज भाषा है, ठीक, ये क्या है, खड़ी बोली की रूप है, खड़ी बोली की बोली है ये। ब्रज भाषा जो हो गई आपकी ये खड़ी बोली की बोली है। और ये जो अवधी हो गई ये भी तो हिंदी में आती है। तो अवधी क्या हो गई, अवधी आपकी क्या है, ये पूर्वी हिंदी की एक बोली है। ठीक, पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसी तरह ब्रज भाषा जो है वो खड़ी बोली की बोली है। ठीक, तो इसलिए एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले दूसरी बोली, कोई कोई ऐसा होता होगा जिसको अवधी भी आती होगी, ब्रज भाषा भी आती होगी। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं। बोली एक बड़ी श्रेणी है और भाषा तुलनात्मक रूप से छोटी श्रेणी है। तो इसमें देखिए बोली जो होता है उसका क्षेत्र व्यापक होता है। ठीक, बोली जो होती है बोली जो होती है उसका क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है भाषा के अकॉर्डिंग। ठीक है, और भाषा जो होती है उसका जो है क्षेत्र व्यापक होता है। भाषा और बोली जो है ये दोनों ही विचारों और भाव को व्यक्त करने का एक साधन है। लेकिन जो भाषा है इसका क्षेत्र व्यापक है और बोली का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। तो यहाँ पर तो उसको सीमित और उसकी बात ही नहीं की गई है, श्रेणी की बात की गई है। ठीक, तो इसमें जो है आंसर आयोग ने आंसर क्या दिया है, Z। ठीक, Z दिया है, मतलब आपका ऑल सही है। इसमें बोली और भाषा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, कल इसके पहले भी क्लास में बताया था कि जो है ये दोनों भाषा जो है उसकी मौखिक और लिखित दो रूप होते हैं। ठीक, भाषा और बोली इनमें अगर आप अंतर करने जाएंगे तो जो है भाषा भी अमूर्त होती है और बोली भी इनका अमूर्त होती है। इन दोनों का कोई आकार आकृति तो होती नहीं है। ठीक, और बोली जो होती है वो केवल अभिव्यक्ति होती है, उसका क्षेत्र संकुचित होता है। बोली में भाषा समाहित नहीं है, यह केवल मौखिक रूप है। बोली का व्याकरण नहीं होता और हर क्षेत्र की थोड़ी थोड़ी दूर पर अलग अलग बोलियां हो जाती हैं। और इसी तरह अगर भाषा के बारे में चर्चा करेंगे तो भाषा का क्षेत्र क्या है, भाषा का क्षेत्र व्यापक हो जाएगा। ठीक, और भाषा में अनेक बोलियां हैं। मैंने अभी आपको उदाहरण के तौर पर दिखाया ना, ब्रज भाषा, अवधी, अनेक बोलियां हैं इसमें, मतलब भाषा के अंतर्गत ही अनेक बोलियां हैं। इनमें मौखिक और लिखित दोनों रूप होते हैं। भाषा की लिपि होती है, इसका व्याकरण होता है, इसमें सार्वभौमिक एकता होती है। ठीक, भाषा का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक और बोली का सीमित होता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने बता दिया आपको, इसमें से ऑल सही लगाया है। वहाँ पर मैंने ऑफिशियल आंसर की में देखा तो यही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशल को समुन्नत करता है। तो कोई एक आलेख लिखना, कोई आर्टिकल लिखना, रोल प्ले करना, प्रदत्त कार्य मतलब होमवर्क देना, परियोजना कार्य मतलब प्रोजेक्ट कार्य करना। तो देखिए इसमें कह रहे हैं कि समेकित अधिगम कौशल, समस्त संपूर्ण अधिगम कौशल का विकास होना। ठीक, तो ये आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आपका परियोजना कार्य हो जाएगा। इसका मैं बताती हूँ क्यों ऐसा होगा। तो ये एक प्रोजेक्ट वर्क जो होता है वो बच्चे को के बहुत से भागों को विकसित करता है, उनका अधिगम कौशल को बहुत से तरीके से उनको बढ़ाने की कोशिश करता है। इसमें होता क्या है, देखिए ये जो परियोजना कार्य होती है यह एक व्यवस्थित कार्य है। इसमें बच्चा क्या करता है, कोई विशेष लक्ष्य को मतलब
प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। वो पहले क्या करता है, योजना बनाता है और उसी पर कार्य करता है। प्रोजेक्ट वर्क यही होता है। ठीक, इसमें बच्चा सबसे पहले क्या करता है, स्पष्ट योजना बनाएगा। ठीक, जिसमें जो है लक्ष्य होगा, समय रेखा होगी, उसमें जो जो चीज़ें यूज़ होंगी वो सारी चीज़ें शामिल होंगी, संसाधन मतलब होंगे। ठीक, फिर क्या करता है, फिर जो परियोजना कार्य होती है उसे छोटे छोटे कार्य में विभाजित करके किसी जिम्मेदार व्यक्ति को वो देगा। फिर उस योजना के अनुसार कार्य को समयबद्ध, मतलब जितना टाइमिंग होगा, टाइमिंग मैनेजमेंट किया होगा उसी उसमें टाइम में उसको करना होगा कार्य को। उसके बाद उसकी देख रेख करता रहेगा, निगरानी करते रहेंगे कि कितनी प्रगति हुई है और उसमें क्या क्या ज़रूरत आ रही है, क्या क्या समायोजन करना है। ठीक, और फिर क्या होगा, लक्ष्य जब प्राप्त हो जाएगा तो औपचारिक रूप से इसको समाप्त कर देगा। ठीक, तो ये परियोजना कार्य हो गए। तो इसलिए उसमें क्या होता है, समेकित अधिगम कौशल का विकास होता है। ठीक, बच्चे के रचनात्मक आकलन का विकास होता है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर 4 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं 120 लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है। संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों को ध्यान भाषा की सामग्री की ओर दिलाना, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग की योग्य बनाना और शिक्षार्थियों का ध्यान खोजबीन के द्वारा उसके नियमों की ओर दिलाना। तो देखिए व्याकरण ज्ञान में क्या होता है, पहले नियम होता है, फिर व्याकरण होता है। व्याकरण शिक्षण की बात की गई है यहाँ पर। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि सचेतनता जागृत करना, फिर स्कीमा का सृजन, फिर निगमनात्मक विधि, फिर यहाँ पर कह रहे हैं खोज विधि, खोजबीन विधि। ठीक, तो देखिए इसमें कह रहे हैं कि संदर्भ में व्याकरण शिक्षण की बात हो रही है, तो आपका ऑप्शन सचेतनता जागृत करना, ये सब चीज़ें क्यों इसमें यूज़ की जा रही है, जिससे बच्चे का सचेतनता जागृत हो, उसमें जो चेतनता आए। ठीक, सामग्री को यूज़ करेगा। ठीक, उसके बाद उसमें अपना दिमाग लगाएगा, उस सामग्रियों को वो यूज़ करेगा। उसके बाद जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग की योग्य बनाना। इसका क्या है कि जीवन की जो वास्तविकता से जोड़ना। ठीक, तो ये क्या है, सचेतनता जागृत करेगा। स्कीमा नहीं होगा, निगमात्मक में पहले नियम आता है, फिर जो है आपका उदाहरण आता है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें व्याकरण शिक्षण नियम की बात नहीं हो रही है अभी, तो खोजबीन विधि भी नहीं होगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये रही जो है आपका क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन बचे थे वो मैंने करा दिया है। और हमारा टेलीग्राम चैनल वैदिक गुरु के नाम से है। ठीक है, वैदिक गुरु, ये है वैदिक गुरु के नाम से टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ उसको ज्वाइन करिए। जो भी वीडियोस जाती हैं पहले वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आसानी से। तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।